हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको कक्षा 10 की जो विज्ञान के चैप्टर 8 था उसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, इसके जो प्रश्न हो गए थे उसके आगे के प्रश्न उत्तर कराएंगे। तो आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में चैनल को शेयर करते रहें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पाठ का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। ये चैप्टर है आपका 8वां, जो कक्षा 10 का है। एनसीईआरटी प्रकाशन से लिए गए हैं ये सब पर प्रश्न उत्तर। आपका 5वां प्रश्न ये हो गया था, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचरित रोगों से रक्षा करेगा। तो इसका उत्तर क्या था, कॉपर टी केवल शुक्राणु द्वारा अंडाणु के निषेचन को रोकती है, लेकिन यह यौन संचारित रोगों से महिला की रक्षा नहीं करती। यहाँ तक आपका क्वेश्चन और आंसर हो गया था। आज की क्लास में हम आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर कराएंगे, जिसमें से आपका पहला है, इसमें पॉइंट वाइज है, जिसमें आपके 4 पॉइंट दिए रहेंगे, उनमें से छांट के उत्तर करना होता है। पहला प्रश्न दिया है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। क्या लिखेंगे, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, पॉइंट ए है आपका अमीबा, पॉइंट बी है ईस्ट, पॉइंट सी है प्लेजियोडियम, पॉइंट डी है लेशमानिया। आपका उत्तर क्या सही रहेगा, पॉइंट बी डालेंगे उत्तर में, क्या सही हो जाएगा ईस्ट। क्या लिखेंगे उत्तर में ईस्ट। अगला प्रश्न है आपका नंबर 2, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। क्या है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसमें पॉइंट नंबर ए में दिया है अंडाशय, बी नंबर में दिया है गर्भाशय, सी नंबर में दिया है शुक्रवाहिका, डी नंबर में दिया है डिंबवाहिनी। तो इसका उत्तर में क्या लिखेंगे, पॉइंट सी डालेंगे, लिख देंगे शुक्रवाहिका। क्या सही हो जाएगा, शुक्रवाहिका। आपका तीसरा प्रश्न दिया है, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं, पॉइंट ए दिया है बाहबल, पॉइंट बी है अंडाशय, पॉइंट सी है अंडप, पॉइंट डी है परागकण। तो इसमें से उत्तर क्या सही होगा आपका, उत्तर डाल के उसमें पॉइंट नंबर डी लिखेंगे और लिखेंगे परागकण। क्या सही हो जाएगा, परागकण। यानी कि परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। पॉइंट नंबर चौथा है प्रश्न आपका, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। क्या है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के अनेक लाभ हैं। क्या लिखेंगे, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के अनेक लाभ हैं। जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे अलैंगिक जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। क्या लिखेंगे, अलैंगिक जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, परंतु लैंगिक जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। क्या नहीं उत्पन्न होती हैं, लैंगिक जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं और आपकी अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। पॉइंट सेकेंड में लिखेंगे, लैंगिक जनन से उद्विकास होता है, जबकि अलैंगिक जनन से उद्विकास नहीं होता। क्या लिखेंगे पॉइंट सेकंड में, लैंगिक जनन से उद्विकास होता है, जबकि अलैंगिक जनन से
उद्विकास नहीं होता है। प्रश्न नंबर 5वां है आपका। इसमें पूछ रहा है मानव में वृषण के क्या कार्य हैं। मानव में वृषण के क्या कार्य हैं, इसका उत्तर लिखेंगे। वृषण पुरुषों में जनन अंग है। वृषण शरीर के बाहर त्वचा की एक थैली में स्थित होते हैं, जिसे वृषण कोश कहते हैं। क्या लिखेंगे? वृषण पुरुषों में जनन अंग हैं। वृषण शरीर के बाहर त्वचा की एक थैली में स्थित होते हैं, जिसे वृषण कोश कहते हैं। पॉइंट फर्स्ट है। इसमें लिखेंगे वृषण में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, जो नर जनन कोशिकाएं हैं। पॉइंट फर्स्ट में क्या लिखेंगे? वृषण में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, जो नर जनन कोशिकाएं हैं। पॉइंट सेकंड लिखेंगे वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। क्या लिखेंगे? वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है, जो पुरुषों में द्वितीयक जनन लक्षणों को विकसित करने के लिए उत्तरदायी होता है। क्या लिखेंगे? जो पुरुषों में द्वितीयक जनन लक्षणों को विकसित करने के लिए उत्तरदायी होता है। प्रश्न नंबर 6 है आपका। ऋतुस्राव क्यों होता है? क्या है? ऋतुस्राव क्यों होता है, इसके उत्तर लिखेंगे। मादा शरीर में यदि अंडाणु का शुक्राणु द्वारा निषेचन नहीं होता, तो अंडाणु लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है तथा योनि मार्ग से शरीर से बाहर निकल जाता है। अब गर्भाशय को भित्ति मोटी होने लगती है। इस भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का बना जाल होता है। जब गर्भाशय की यह भित्ति फटती है, तो रुधिर वाहिकाएं भी फट जाती हैं। अतः फटी हुई भित्ति के टुकड़े रुधिर के साथ मिलकर योनि मार्ग से शरीर के बाहर आने लगते हैं। इसे ही ऋतुस्राव कहते हैं। क्या लिखेंगे इस उत्तर में? ऋतुस्राव क्यों होता है? लिखेंगे मादा शरीर में यदि अंडाणु का शुक्राणु द्वारा निषेचन नहीं होता, तो अंडाणु लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है तथा योनि मार्ग से शरीर से बाहर निकल जाता है। अब गर्भाशय को भित्ति मोटी होने लगती है। इस भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का बना जाल होता है। जब गर्भाशय की यह भित्ति फटती है, तो रुधिर वाहिकाएं भी फट जाती हैं। अतः फटी हुई भित्ति के टुकड़े रुधिर के साथ मिलकर योनि मार्ग से शरीर के बाहर आने लगते हैं। इसे ही ऋतुस्राव कहते हैं। आपका अगला प्रश्न नंबर 7वां है। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। क्या दिया है? पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। आपका पुष्प की काट का नामांकित चित्र बनाने के लिए कह रहा था, तो आपका उत्तर डाल के ये चित्र बना देना है। ये पुष्प की काट का चित्र है। इसमें क्या दर्शाना? इसको कहते हैं वार्तिकाग्र। क्या कहेंगे? वार्तिकाग्र। और इसको क्या कहेंगे? वार्तिका। ये जो नस गई है, इसको क्या कहेंगे? वार्तिका। और ये जो बीच में बना है, इसको क्या कहेंगे? अंडाशय। और स्त्री केसर भी कहते हैं इसको भी, और इसको भी स्त्री केसर या अंडाशय, वार्तिकाग्र।
इसको क्या कहेंगे? परागकोश। और ये जो है इसको बोलेंगे तंतु। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पंखुड़ी। और ये क्या है? बाह्यदल। इस तरह से आपका पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का ये चित्र बन जाएगा। आपका 8वां प्रश्न है, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं? उत्तर में लिखेंगे, गर्भ निरोधन की मुख्यतः प्रचलित विधियां निम्न हैं। पॉइंट फर्स्ट डालेंगे, इसमें हेडिंग डालेंगे। और हेडिंग जब भी आप डालें पेपर में तो काली स्केच का प्रयोग करें, जिससे कि आपके अच्छे नंबर्स मिलेंगे। इसका दिया है, हेडिंग में लिखेंगे रोधक विधियां। क्या हेडिंग डालेंगे? रोधक विधियां। इसमें लिखेंगे, ये विधियां शुक्राणु तथा अंडाणु के मिलन को रोकती हैं। ये गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि है, जैसे कंडोम नरों द्वारा उपयोग किए जाते हैं तथा मध्यपट मादाओं द्वारा उपयोग किया जाता है। पॉइंट सेकंड में डालेंगे रासायनिक विधियां। हेडिंग डालेंगे रासायनिक विधियां। इसमें लिखेंगे, ये सभी गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि हैं। ये विधि महिलाओं के लिए हैं। इस विधि में मुखीय एवं योनि गोलियों का प्रयोग किया जाता है। मुखीय गोलियों में हार्मोन होते हैं जो अंडाशयों को अंडाणु मुक्त करने से रोकती हैं। योनि गोलियों में शुक्राणुओं को मारने वाले रसायन होते हैं। आपका पॉइंट थर्ड है। आपका तीसरा प्रश्न पॉइंट है, इसमें दिया है शल्य विधियां। हेडिंग क्या डालेंगे तीसरे पॉइंट में? शल्य विधियां। इसमें लिखेंगे, ये गर्भ निरोधन की स्थायी विधि है। नर में दोनों शुक्रवाहिनी को शल्य क्रिया द्वारा अलग कर दिया जाता है और बंद कर दिया जाता है। नरों में होने वाली शल्य क्रिया को पुरुष नसबंदी कहते हैं। मादाओं में दोनों डिंब वाहिनी नलिकाओं को शल्य क्रिया से बंद कर दिया जाता है, अतः अंडाणु का डिंब वाहिनी नलियों में प्रवेश नहीं होता। मादाओं में की जाने वाली शल्य क्रिया को स्त्री नसबंदी कहते हैं। क्या होता है? शल्य विधियां। इसमें लिखेंगे, ये गर्भ निरोधन की स्थायी विधि है। नर में दोनों शुक्रवाहिनी को शल्य क्रिया द्वारा अलग कर दिया जाता है और बंद कर दिया जाता है। नरों में होने वाली शल्य क्रिया को पुरुष नसबंदी कहते हैं। मादाओं में दोनों डिंबवाहिनी नलियों को शल्य क्रिया से बंद कर दिया जाता है, अतः अंडाणु का डिंब वाहिनी नलियों में प्रवेश नहीं होता। मादाओं में की जाने वाली शल्य क्रिया को स्त्री नसबंदी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है नंबर 9वां। इसमें पूछ रहा है, एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? इस प्रश्न में पूछ रहा है, एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? उत्तर डालेंगे, उसके बाद एक तरफ लिख देंगे एक कोशिक जनन पद्धति और दूसरी तरफ लिखेंगे बहुकोशिक जनन पद्धति। एक कोशिक जनन पद्धति की तरफ पॉइंट फर्स्ट डालेंगे, इसमें लिखेंगे, एक कोशीय जीव में अलैंगिक प्रजनन होता है। क्या लिखेंगे? एक कोशीय जीव में अलैंगिक प्रजनन होता है। क्या लिखेंगे? एक कोशीय जीव में अलैंगिक प्रजनन होता है। और बहुकोशी की तरफ लिखेंगे, बहुकोशीय जीवधारी में
अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। क्या लिखेंगे बहुकोशीय की तरफ? पॉइंट फर्स्ट डाल के लिखेंगे बहुकोशीय जीवधारी में अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। पॉइंट सेकंड डालेंगे एक कोशिक में, इसमें लिखेंगे पॉइंट सेकंड में एक कोशीय जीवधारियों में प्रजनन अंग अनुपस्थित होते हैं। क्या लिखेंगे? एक कोशीय जीवधारियों में प्रजनन अंग अनुपस्थित होते हैं। पॉइंट सेकेंड इधर बहुकोशिक की तरफ लिखेंगे बहुकोशिक जीवधारी में प्रजनन अंगों में उपस्थिति होती है। क्या लिखेंगे? बहुकोशिक जीवधारियों में प्रजनन अंगों में उपस्थित होते हैं। आपका अगला प्रश्न नंबर है 10वां। तो इसके जो उत्तर हैं आपको आज ही करा देते हैं, क्योंकि अभी आपके रिक्त स्थान और सत्य असत बचे हैं, तो वो आपको अगली क्लास में करा दिए जाएंगे। आपका 10वां प्रश्न दिया है जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। क्या लिखेंगे? प्रश्न है आपका जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। इसका उत्तर लिखेंगे जनन क्रिया में एक गुणसूत्र दो क्रोमैटिड्स में विभाजित हो जाता है जो देखने में समान होते हैं, परंतु इनमें कुछ असमानता डीएनए की प्रकृति की वजह से होती है, अतः स्पीशीज की भिन्नता को स्थायित्व प्रदान करता है। क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे जनन क्रिया में एक गुणसूत्र दो क्रोमैटिड्स में विभाजित हो जाता है जो देखने में समान होते हैं, परंतु इनमें कुछ असमानता डीएनए की प्रतिकृति क्या लिखेंगे? डीएनए की प्रतिकृति की वजह से होती है, अतः स्पीशीज की भिन्नता को स्थायित्व प्रदान करता है। आज की क्लास में आपके यहीं तक के प्रश्न उत्तर कराए गए हैं, तो आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करते रहें, क्योंकि आप लोगों के पेपर 22 फरवरी से स्टार्ट हैं। इसलिए आप लोग पढ़ाई अधिक से अधिक मात्रा में करते रहें, जिससे आपके विज्ञान में अच्छे नंबर प्राप्त हों, और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, जिससे हम आपको पूरी विज्ञान उपलब्ध करा दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।